आज हमारी सविता बहन जी प्योरिटी ऑफिस जो हमारा दिल्ली में है, करोल बाग में, वहाँ की सारी सेवाएं आप संभालते हैं और आप 25-30 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में मुझे लगता है 25-30 वर्ष तो हो गए हैं आपको यहाँ पर। फिर भी आप अपना परिचय स्वयं ही देंगे। तो सविता बहन जी, आपका आज की इस ऑनलाइन अनुभव की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी कुछ शब्दों के द्वारा हमारी गुंजन बहन आपका स्वागत करेंगी। और आज आप हमारे बीच में अपना अनुभव सुनाएंगे, कैसे आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, इस स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े, और कैसे आपने अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया, दिल्ली में कैसे आना हुआ। आप प्रॉपरली कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो आप अपना ये पूरा परिचय देंगे। तो आज हमारी संगीता बहन हमारे बीच में 7:30 बजे, सविता बहन हमारे बीच में 7:30 बजे तक हैं। ठीक है, तो आराम से सब बैठेंगे। तो एक हाथ उठा करके सब सविता बहन का स्वागत करेंगे। इसमें हमारे कुछ हॉस्पिटल्स के भी हैं, तो और हमारी संगीता बहन भी आई हुई हैं चांदनी चौक से। चली गई है क्या? होंगी। संगीता बहन का अच्छा, संगीता बहन शायद चली गई हैं, मैंने उनको मैसेज तो किया था। अच्छा। नहीं, अपने उससे हुई थी। चलिए, आ जाएंगी। तो अब हमारी अपनी गुंजन बहन आपका स्वागत करती हैं। ओम शांति देवी। पढ़ते हैं आपके सूक्ष्म कदम जहां फूल खिल जाते हैं डाली डाली। पढ़ते हैं सूक्ष्म कदम जहां आपके फूल खिल जाते हैं डाली डाली। आ जाती है बहारें मौसम में, छा जाती है हरियाली। और आज हमारी बगिया बनी है कितनी सौभाग्यशाली। तो दीदी आपके लिए है, स्वागतम आपका कर रहा है ये मन, स्वागतम आपका कर रहा है ये मन। आप आए यहाँ आपको शत नमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। आपके साथ आई, आपके साथ आई सुगंधित पवन, आपके साथ आई सुगंधित पवन। आप आए यहाँ आपको शत नमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। आपको है समर्पित, आपको है समर्पित शब्दों के सुमन। आप आए यहाँ आपको शत नमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। ओम शांति। सुनीता बहन शुरू करें। ओम शांति। अब हाँ जी, हाँ जी, अब आप शुरू करें। ओके, आवाज आ रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू। आज इस सीताराम बाजार की फुलवाड़ी को देख के मेरा भी मन भर आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन से हम ऐसे ही देखते रहे, केवल देखते ही रहते हैं।
केवल अपना ही सेंटर या अपना ही अंदर के अंदर ही लोगों का माना लगभग केवल 10, 8, 12 इतने लोगों का साथ ही हमारा वार्तालाप होता है या देखते हैं करते। आज इतनी बड़ी ब्राह्मण परिवार को देख के मन आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर सेंटर की शोभा कौन है? हर सेंटर की रौनक आप भाई बहन है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को देख के बहुत खुशी हो रही है, और साथ ही साथ हमारी सुनीता बहन और गुंजन बहन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सभा में बुलाया, फिर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी बताया। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति। दीदी ने मुझे कहा आप आपका कैसे ब्राह्मण लाइफ माना, जैसे आपने स्पिरिचुअल लाइफ में आए, ये आप थोड़ा सा सुना दो। सही बात है, जो जिस बगीचे का मालिक है वो करण करावनहार है, वो शिव बाबा एक गॉड या परम पिता परमात्मा बाबा जानी जाननहार है। कैसे अपने बच्चों को चुनते हैं, फिर कैसे कहाँ किसको सेट करना है, वो खुद ही जानता है। ऐसे ही कुछ बातें मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि आदि से लेके मेरे परिवार में सभी ज्ञान में चलते हैं। अभी फिलहाल शुरू में मेरा ज्ञान शुरू हुआ मेरा नानी के घर से। मैं जब ग्रेजुएशन पूरा की, वो लोग ज्ञान में चलते थे, फिर उनकी नानी की बहुत शुभ भावना थी मेरे सारे परिवार इस ज्ञान मार्ग में चले। फिर हम सारे माना मेरी मदर, उनके सारे सिस्टर्स चलने लगे। तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। नशा होती है उस समय, मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, फिर पूरा परिवार में, नानी के परिवार में मैं ही बड़ी थी। मैं सोच रही थी मैं ही बड़ी हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जॉब करना है, सबसे ज्यादा मुझे कमाई करनी है। ऐसे ऐसे बात मन में बहुत चलती रही, इसलिए बहुत शौक था मुझे पैसे बहुत कमाना है कर। फिर मैंने सोचा ये पोस्ट ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होने वाला, मैं सीए करूं, सीए में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर मैंने तुरंत सीए ज्वाइन किया। तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान, हाँ, जो बोलते रहे घर में वो सुनती रहती थी, बट मेरे मन में यही था उनकी लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है, क्योंकि नशा, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, हाँ मैंने सीए कर रही हूँ, थोड़ा सा नशा था। फिर सोच रही थी चलो भाई, रिस्पेक्ट तो था ही बड़ों से, फिर उनकी कहना भी मान लेती थी, उनके अनुसार चलो उनको सेटिस्फैक्शन कराने के लिए क्लास में भी जाती थी, बट अंदर से मन एक्सेप्ट नहीं करती थी। ज्ञान तो अच्छा लगता था और प्योरिटी लाइफ बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं हर बार सोचती थी किसी के घर जाना माना मुसीबत, शादी करना माना किसी के घर जाना पड़ेगा, इसलिए किसी के घर नहीं जाना है, मैं मेरे पाँव पे खड़े रहना है। फिर मेरे पास तो एजुकेशन है और मैं तो जॉब भी कर सकती हूँ, ऐसे बहुत नशा था। बट इस तरफ मेरे नानी के भावना, फिर सब जब छुट्टियां होती है, स्कूल की छुट्टियां, मेरे पीछे मेरे उनका भी सारे तो चले जाते थे नानी के घर जब छुट्टियां आती है, क्योंकि मैं तो बड़ी कॉलेज में थी तो मैं नहीं जा पाती थी। फिर वो लोग सारे ज्ञान में चलते थे, माना क्या, पहले हमारा ज्ञान का शुरुआत ऐसे हुआ, ना ज्ञान था ना योग, पहले धारणा शुरू करती। क्यों? क्योंकि नानी के घर जब जाते थे वो सिखाती थी यहाँ कुछ नहीं बनेगा, लहसुन प्याज कुछ नहीं। लगभग हम 1.5 महीने छुट्टियों में वहां रहते थे, वो लोग सारे रहते थे, मैं तो कभी बीच में जाके आ जाती थी। सभी का खाना ऐसे प्योर, नो लहसुन नो प्याज नथिंग, माना ठीक इसी तरह से खाना आदत बन चुका था।
फिर बाद में जाते नानी सभी को यही बोलती थी, जब सारे वापस अपने घर जाएंगे ऐसे ही खाना खाना है, कोई भी ऐसे वैसे वापस तामसिक शुरू करे तो अगले साल जब आप आएंगे आपका किचन अलग हमारा किचन अलग, ऐसे बोलती थी। फिर उसको सुन के सारे बच्चे क्या करते थे, उनके घर में जाके धारणा पहले शुरू कर दिया, ज्ञान बाद में आया। वो लोग तो सारे छोटे। फिर मैं सोचती थी ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो अभी नए नए सीए करने ज्वाइन किया हूँ। सीए करते तो हम बाहर ऑफिस में जॉब करना पड़ता है, ऑफिस में रह के कैसे पॉसिबल है किसी के साथ नहीं काम। रोज वहां क्या होती है, कॉलेज में पार्टी होती है या ग्रुप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता है, ऐसे कैसे। फिर जब सीए करती थी कई प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ता था। फिर मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरी मदर धीरे धीरे ज्ञान में पक्की हो गई। फिर उनकी बहुत शुभ भावना थी, मेरे बच्चे सारे बाबा के यज्ञ में जाए। मैं तो शुरू से उनको भी था थोड़ा सा भक्ति मार्ग में, उनको बहुत भक्ति करती थी, उनका दिल था मैं मेरा जीवन सफल करूं। बट उनको वो बड़ी होने के कारण उनको ऐसे मौका नहीं मिला था। वो सोचती थी जो मेरी इच्छा है मेरे बच्चे पूरा करेंगे, इसलिए ठीक इसी तरह उनको साथ साथ ज्ञान भी मिल गया। फिर वो सोचती थी मेरे सारे बच्चे ऐसे ही इसी ज्ञान मार्ग में चले। ऐसे हम धीरे थोड़ा सा चुप के चलते थे, क्योंकि फादर बहुत एंटी रहे, वो अलाउ नहीं करते थे। हमारा वाइट ड्रेस देख के ही उनको अच्छा नहीं लगता था उनको। हाँ मैं कर्नाटक की मैसूर से हूँ। फिर वहां से जब निकले तो उनको तो पसंद नहीं। मैं तो बहुत हाँ पापा की थी, पापा की बहुत पेट, बहुत क्लोज। वो जैसे बोलते थे वैसे ही सुनते थे। मेरी मदर सोचती थी ये सेंटर में जाए, फिर छुप के जाओ। वो मुझे खास क्या थोड़ा सा युक्ति रची, मुझे बोली आप ना टाइपिंग क्लास ज्वाइन करना। क्यों? जहाँ टाइपिंग क्लास है वहां नजदीक सेंटर था, इसलिए वो सोचती थी जब मैं इनको वहां ज्वाइन करने के लिए बोलूं तो ये धीरे धीरे उनको मैं बोल दूंगी वहां सेंटर है जाके आना। ये सोच के मुझे बोली उसमें जाओ वहां जाओ वहां जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाऊंगी। मेरी पीछे वाली सिस्टर को शुरू से पता नहीं पिछले जन्म की आत्मा है, बहुत उनको लगन था। जब नानी के घर जाती थी तब से उनको बहुत लगन लग गई थी। हाँ ये अच्छा है, वो रोज मुरली सुनना, फिर किसी किसी को फोन करके सुनना। फोन तो उस समय ऐसे मोबाइल भी नहीं होता था, सोचिए 25 26 27 28 साल 28 साल के पहले की बात, इतना तो था ही नहीं। फिर भी उनको वो नजदीक, वो जहाँ कॉलेज के लिए वो जाती थी वहां नजदीक के एक सेंटर में जाके पढ़ती थी। मुझे बोलती थी आज बाबा ने ये कहा ये कहा। मैं कहती थी बाबा ने ये कहा आपको किसने सुनाया? वो नहीं बोलती थी मैं सेंटर जाती हूँ। फिर बोलती थी ऐसे ही मुझे मेरे फ्रेंड देखे ऐसे है वैसे है, इन्होंने सुनाया उन्होंने सुनाया, आप भी जाओ। मैंने कहा ये सारा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मुझे ये करना है ये करना है, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा टाइम स्टडीज फिर कमाई, दो ही बातों पर मेरा लक्ष्य था। एक तो मुझे सीए करना है, फिर दूसरी बात मुझे बहुत अच्छा कमाना है। मैं सोचती थी घर में सबसे ज्यादा मैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मैं लूं, सबसे बढ़िया से बड़ा मकान मैं बनाऊं, सबसे अच्छे से अच्छ मैं रहूं। ये था मेरा इंटेंशन। इसलिए ज्यादा कमाने के चक्कर में जॉब करती रही, सीए भी करती थी साथ साथ जॉब भी करती थी। जब सीए करते जॉब करते तो पता ही है सीए में बहुत पढ़ना पड़ता है। सीए में माना पूरा क्लियर नहीं हुआ, जॉब तो करती थी। बहुत नशा था, मैं ये जॉब छोड़े तो वो कर सकती हूँ, वो छोड़े तो वो कर सकती हूँ। हर बार आके मेरे माताजी को सुनाती थी। उनका लक्ष्य था ये कुछ भी करके सेंटर जाए। फिर मुझे धीरे धीरे टाइपिंग क्लास में जाने के लिए बोला, फिर उसके बाद सेंटर के लिए बोली। ठीक है भाई
आपको सेटिस्फेक्शन कराने के लिए मैं जाती रही, मन में तो था नहीं। बट बहनों की पालना आपको पता ही है कैसे होता है। बहनें जब कुमारियां क्लास में आते हैं उनको कितना प्यार देते हैं, भले उनको ज्ञान योग नेक्स्ट है, बड़े प्यार से चलाते हैं। ऐसे हमारे सेंटर के टीचर मुझे बहुत प्यार से चलाती थी। हर थर्सडे भरपेट खाना नाश्ता दे देती थी भूख के साथ, कहती थी अभी तुरंत आपको ऑफिस जाना है, आप यहाँ ही नाश्ता कर लो। फिर थोड़ा मुरली सुनाती थी, योग कराती थी, फटाफट नाश्ता स्पेशल हर थर्सडे नई वैरायटी बना के खिला के भेजती। मैं तो वहां से आई, ड्रेस चेंज किया तो ऑफिस जाना होता था। जब भी मैं वहां से टाइपिंग क्लास से आती, मेरे फादर मेरे साथ बैठते थे नाश्ते पे। वो ऑब्जर्व करते थे ये तो खाती ही नहीं, सुबह की नाश्ता तो खाना चाहिए, ये कहाँ जाके खा के आई। उनको थोड़ा डाउट आया मेरे ऊपर, ये कहाँ जाती है। मेरे से पूछते थे आप कहाँ जाते हो। मैं तो, क्योंकि वो एंटी थे, मैंने मेरी मदर की इच्छा पूरा करने के लिए जाती थी और कुछ नहीं था मेरे मन में। बट फादर को मैंने कुछ बोला नहीं, नहीं पापा आज तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना करके चले जाते। ऐसे धीरे 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 ज्ञान तो जैसे कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो मन पर असर पड़ता है। ऐसे दीदी की पालना ऐसे रही मेरा, फिर मेरा मन पर असर पड़ता गया। फिर मेरा बुद्धि तो बाबा की तरफ था ही, बट पालना की बात आती थी। मैं जॉब करने के कारण हर बार मेरी पालना, जो मुझे पालना करना चाहिए श्रीमत के अनुसार, वो सारा टूट जाता। हर बार मैं सोचती थी नहीं आज से मैं धारणा शुरू करूंगी, माना मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। ठीक इसी तरह उसी दिन मेरे सामने परीक्षा खड़ी हो जाती। आपको पता ही है ऑफिस में क्या होता है। फिर ऑफिस में बाहर हमको ऑडिट के लिए भेजते थे। ऑडिट के लिए जहां भेजते हैं कोई भी अपने टिफिन बॉक्स तो नहीं ले जाएंगे, वहां ही नजदीक की कोई रेस्टोरेंट में खाते हैं या होटल्स में जाते हैं या वहां ही मंगवाते हैं, कुछ भी करते थे। हर बार मैं इस बात में फेल हो जाती थी। क्यों? मैं बोल नहीं पाती थी कोलीग्स को मैं नहीं खाती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोलती थी। फिर हर बार जिस समय भी मैं ऐसे दृढ़ संकल्प करती थी, मुझे परीक्षा आ जाती, मैं फेल। रोज मैं माता जी को बोलती थी मम्मी मैं तो आज दृढ़ संकल्प किया फिर भी मैं धारणा में फेल हो गई। फिर मैंने सोचा ये जॉब छोड़ के मैं दूसरी जॉब करूं, तब नई शुरुआत करूं, वहां मैं बोल दूं, यहाँ मैं बाहर के नहीं खाती। ऐसे ऐसे मन में बहुत संकल्प चलता था। फिर धीरे धीरे मैं मेरी मदर को बोलती ये जॉब छोड़ूंगी। फिर उनकी बुद्धि में पूरा टाइम यही बात था, कुछ भी करके इनके बाबा के घर में इनको जाना चाहिए। ये सारा तो मेरे मन में था ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं था मुझे समर्पण होना है। इस तरफ मेरी छोटी सिस्टर तो बहुत लगन वाली थी। उन्होंने फार्मेसी किया, जो मेडिकल है। फार्मेसी करने के बाद मेडिकल स्टोर्स लगाई उन्होंने 2 साल केवल, हाँ, पापा को कमाई दिखाने के लिए। थोड़ा सा कमा ली, बस वो मधुबन गई। उसी दिन बाबा ने, उस समय तो कहा ओम शांति भवन में बाबा आते थे, बाबा कुमारियों के लिए बहुत अच्छा मुरली सुनाई। फिर बाबा ने कहा हिम्मत वाले बच्चे जो बाबा के सहयोगी बनेंगे वो हाथ उठाएंगे। ये तो मेरी सिस्टर हाथ उठा ली। फिर हमारी बहन जी ने कहा जिन्होंने हाथ उठाया वो वापस घर नहीं जाएंगे, सीधा सेंटर आएंगे। ऐसे करके वो सेंटर चली गई। मुझे और भी नफरत करना शुरू कर दिया। तो मेरी माता जी, मेरी छोटे सिस्टर सेंटर चली गई। फिर मैं जॉब करती रही, सीए करती थी। फिर शॉप कौन संभालेंगे? फिर क्योंकि हम चारों सिस्टर्स थे, तो प्रश्न आया सविता जॉब छोड़ देगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, भले आप लोग शॉप बंद करो, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। फिर मेरी तीसरी सिस्टर को कॉलेज थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोल के वो तीसरी सिस्टर शॉप में बैठना शुरू की। थोड़ा सा उनको नॉलेज था ऑलरेडी मेडिकल की, वो करती थी। मुझे उन पर रहम आया, बेचारी उनकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, उनको ऐसे कर दिया ये लोग। फिर मैंने सोचा
जॉब मुझे छोड़ना ठीक है? फिर मेरी मदर मेरा कमी कमजोरी पकड़ ली। मैं हर बार बहुत घमंड से बोलती थी, मुझे क्या, बुलाने वाले जॉब के लिए बहुत लोग बुलाते हैं मुझे, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो हर उसमें टॉप हूँ। वो ये बात पकड़, वो कहती थी आप तो कहते हो कोई भी जॉब देंगे आपको, तो इसलिए अभी आप छोड़ो थोड़े दिन के लिए शॉप सेट होने तक, फिर बाद में दूसरी जॉब मिलेगी आपको। ऐसे ऐसे युक्ति से वो मुझे जॉब छुड़ा था। फिर जॉब तो छोड़ दिया, बट मन में अंदर इच्छा तो नहीं होती है। बट उनकी, मेरी मदर के बहुत टफ नियम मर्यादाएं थी। सुबह उठते ही उनका नींद था, भले आप लोग कुछ भी करो सेंटर जाना कंपलसरी है। भले आप 10-15 मिनट के लिए जैसे भक्ति मार्ग में मंदिर जाके एक राउंड मार के आ जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने हमारे लिए नियम बनाया था, तीनों चारों बहनें सेंटर जाएंगे तभी आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर मैं क्या करती, ठीक है आपको कुछ करना है, बस गाड़ी उठाती, फटाफट एक 15 मिनट मुरली सुनी, फिर वहां से पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी। सुबह सुबह 8 से 10 बजे तक जॉब करना शुरू कर दिया, क्योंकि 10 बजे के बाद शॉप आऊंगी। जॉब नहीं छोड़ी, पार्ट टाइम जॉब करती, मेरा ही कुछ फाइल्स डेवलप किया था, वो ऐसे करते जॉब नहीं छोड़ी, जॉब भी करती रही। फिर मेरी मदर ने सोचा अभी भी इनकी बुद्धि तो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे बहुत बोलती थी आपको जाना चाहिए, आपके पीछे और भी 2 बहनें हैं, आपको सेंटर में जाना चाहिए। मैंने एक दिन उनसे एक प्रश्न पूछा, माता जी आपने कभी मेरी इच्छा पूछा ही नहीं, आपने मेरे मन में क्या है आपने कभी नहीं पूछा। बाहर की लाइफ बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं पूछते, मेरा तो इच्छा पूछो, आप सीधा बोलते हो सेंटर जाओ सेंटर जाओ। कहती है नहीं, इस पुरानी दुनिया में कोई भी चॉइस ही नहीं, एक ही चॉइस है, वो बाबा के घर जाना। आपको ऑल्टरनेटिव कोई चॉइस है तो मैं बताऊं, इसमें नहीं है तो इसमें जाओ, इसमें नहीं है तो इसमें जाओ। दुनिया में कोई भी इससे भी बढ़िया कुछ भी चीज नहीं है, आपको इसी में जाना है। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होता, भले मैं सेंटर की सारी सेवाएं करूं। सेंटर के बहनों को बहुत सहयोग देती थी, मेरे पास गाड़ी थी, गाड़ी में ले जाना ले आना, कुछ बाहर के काम होता है, बिजली की बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, कोई माता उनसे मिलाने के लिए ले जाना, सब करती थी। सेंटर में रहने राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे कमाना था, पैसे की बहुत मैं इच्छा थी, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। बट वो अंदर से अंदर प्लानिंग बुद्धि, वो मेरी बड़ी दीदी, हाँ, जो जोन इंचार्ज है, उनको भी बोलती थी देखो इनको समझाओ थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, आपको आपके घर में रहने का इच्छा नहीं है तो मैं अलग घर बना के रहूंगी, बट मैं सेंटर नहीं जाऊँ। फिर वो सोच रही थी कैसे उनको समझाओ। ऐसे ही एक बार हमारे कर्नाटक जोन में मैसूर में बहुत भट्टियां होती, रिट्रीट सेंटर में बहुत भट्टियां करते हैं, जैसे 5 दिन की भट्टी होती है, 8 दिन की, वो भी क्या कंप्लीट मौन भट्टी, 11 दिन का भट्टी होती है और 12 दिन का भट्टी होती है। उस समय 21 दिन की भट्टी रही, वो भी 21 दिन की मौन भट्टी। एकदम मौन रहना है, आपको मुरली का पॉइंट भी नहीं सुनाना है, सिर्फ इशारे से बात करो, आप सोचिए। और वो भी छोटे ग्रुप्स में, पूरा दिन हमारे शेड्यूल बन के आ जाता था, ऐसे ही नियम पालन करना। मुझे तो 21 दिन ऑफिस से छुट्टी कौन देगा, मुझे तो जाना ही नहीं था। अंदर से अंदर मेरे माता जी मेरा सारे कपड़े तैयार कर ली, सोच लिया इनको इस भट्टी में भेजना ही है। मुझे बोली 1 हफ्ता आप जाके आना, आपको 21 दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, 1 हफ्ता जाना। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ऑफिस से परमिशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। कहती है नहीं नहीं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे तो बहुत डिमांड है, आप तो, मैं यहाँ कर सकती हूँ वहां कर सकती हूँ, जाओ तो सही। फिर मुझे बोल रही थी आपको ना दुनिया के आकर्षण बहुत ज्यादा। बस ये एक शब्द मुझे बहुत टच कर लिया, जो मुझे है ही नहीं,
दुनिया के आकर्षण नहीं, मुझे केवल पैसे के आकर्षण थे। ये बात मुझे बहुत फीलिंग आ गई। मैंने कहा आप मुझे समझा ही नहीं, दुनिया का आकर्षण मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठीक है आपके कहने के अनुसार 1 हफ्ते के लिए मैं जाऊंगी। फिर वहां से हमारे बहन जी को बता दी उनको 21 दिन नहीं भेजना, 21 दिन बट्टी करने तो इनको। फिर 1 हफ्ते का ड्रेस लेके मैं मौन भट्टी में गई। वो एक दिन था, बाबा ने मुझे पूरा मेरा माइंड ठीक मुझे समझा दिया, ज्ञान क्या चीज है, ब्राह्मण लाइफ क्या है। बाबा ने सारे जानकारी उस 21 दिन में मुझे कराई। मैं अंदर ही अंदर बहुत वृत्ति से कैसे मैं स्वयं परिवर्तन हो गई उसमें। बाबा ने बहुत सारी बातें रियलाइज कराया, बाहर की दुनिया क्या है, फिर पैसे क्या है, पैसे का इम्पोर्टेंस है, बाबा हर बात में मुझे समझाते थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आप जैसे कुमारियों का लाइफ क्या है, केवल एक परिवार को उद्धार करने वाले नहीं है, आपके कारण अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। ये बाबा ने मुझे बहुत रियलाइज कराया। क्योंकि मौन है, किसी को ज्ञान देना नहीं है, वहां केवल बट्टी में बैठना है। उस 1 वीक पास हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा 1 वीक पास हो गया। फिर मैं बट्टी में रही पूरा 21 डेज मौन बट्टी। 22nd डे जब आप बाहर आते हो आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि 21 डेज आपका एकदम गला बंद, आवाज ही नहीं है। 22nd डे मेरा गले से आवाज ही नहीं आ रही थी। इतना अच्छा अनुभव रहा। बाबा मुझे ऑलरेडी पका दिया उस बट्टी में, फिर सेलेक्ट कर दिया मुझे क्या कराना है, कैसे इस आत्मा की उद्धार होना है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति को बाबा जैसे जिसको जो चाहिए वो देगा। मुझे तो चाहिए था प्यार, बाबा केवल प्यार दिया। जिसको बहुत मैंने देखा है, जिसको बहुत लगन होती है ना, उनके सामने इतना भी परीक्षाएं भी आती है, बाबा कूट कूट के उनको परीक्षा भी देते रहते हैं, फिर पास भी कराते हैं, फिर उनको ऐसे ही होता है। जो नखरेले होते हैं मेरे जैसे, हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे ही थी। बाबा इतना प्यार देता था, इतना प्यार देता था मुझे। फिर प्यार प्यार में मुझे, मैं कभी कभी बोलती हूँ बाबा मुझे प्यार में आपने फंसा दिया। ऐसे मतलब ऐसी प्यार से बाबा मुझे कहते हैं ना, एकदम छोटी के बीच में पकड़ के बाबा मुझे खड़ा कर दिया बाबा के घर। बट 21st डे जो आई, फिर भी जो ईगो होती है, देह अभिमान जो कहते हैं बाबा, वो ईगो मुझे एक्सेप्ट करने नहीं दिया। मैं वापस 22nd डे घर आई, सेंटर नहीं गई, क्योंकि इतनी घमंड से गई थी मैं तो सेंटर नहीं जाने वाली हूँ। फिर मैं कैसे मान लूं? अंदर से इंटरनल कॉन्शियस तो बता रही है हाँ मुझे ये लाइफ ठीक है, फिर भी बाहर से मैं शो नहीं कर रही थी, मुझे जाना है। फिर बाद में धीरे धीरे मेरे मदर ने मेरा सेटिंग मधुबन से कर दिया। मतलब खुद ही हमारी बड़ी दीदी से बात करके, ये कहीं भी नहीं जाएगी जहां उनका प्रोफेशन दिखाएंगे ना, उनका कैरियर, जैसे ऑडिट में मेरी बहुत रुचि रही, अकाउंट्स में। फिर उन्होंने सोचा जहां उनकी रुचि है उसी रास्ते पे उनको ले जाके बाबा के घर छोड़ना है। फिर ऐसे करके उन्होंने हमारे बड़ी दीदी से बात कर, अकाउंट्स ऑफिस में मेरा उन्होंने बात करके, बड़ी दीदी के साथ जब सारे जाते हैं मधुबन, उनके साथ मुझे भेज दिया। देखो वहाँ बाबा के घर में बहुत बड़ा अकाउंट्स ऑफिस है, वहां लोग उनको चाहिए सेवा के लिए, आपको हाँ वेट कर रहे वो लोग, आपको चाहते हैं रखने के लिए। आपका देखो, आपका डिमांड है ना बाबा के घर में, जाके तो देखो। ठीक है, फिर मैं वहां गई मधुबन में अकाउंट्स ऑफिस में सेवा करने। 1 महीना जो मेरा प्रोफेशन है वो काम में आ गया बाबा के घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, सेंटर गेंटर ठीक नहीं, ये ठीक है, अकाउंट्स ऑफिस में सेवा करना ठीक है। मुझे क्या पता केवल सेवा के लिए रखते हैं बाद में भेज देते हैं। हाँ फिर मैंने गई, 1 महीना हुआ,
फिर वहां तो और भी जरूरत थी, फिर उन्होंने कहा और 2 महीने रहो। हाँ, बड़े मजे से और 2 महीने रही। 3 महीने हो गया। उस समय माउंट आबू पांडव भवन में अकाउंट्स का ऑफिस होता था। बड़ी दादी थी। बड़ी दादी ने 3 महीने के बाद सारी कन्याओं को वापस भेज दिया, किसी को नहीं रखते। 3 महीने हो गया, फिर वापस जाने का टाइम आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे यहाँ ही रहना। हाँ, बड़ी दादी ने बहुत समझाया, हाँ आप जाओ, हर सीजन में बाबा के घर में सेवा के लिए आ सकते। बस वो एक रुचि मेरे अंदर बैठ गई। अच्छा, यहाँ भी मेरी प्रोफेशन, मैंने जो पढ़ाई किया वो बाबा के यज्ञ में यूज हो सकता है। इस एक इच्छा से मैंने उसको चाहा ही होता है, मैं जा, ये सोच के मैंने मन में तैयारी किया, हाँ मैं बाबा के घर समर्पित हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ भी ऐसी सेवाएं है। ये दो बातों से मैं बाबा के पास, बाबा के घर आने के लिए तैयार हो गई। एक तो बाबा ने मुझे पहले ही प्रिपेयर कर दिया, ये लाइफ चूज करो, नहीं है तो ये लाइफ चूज करो, क्योंकि एज भी बढ़ता गया। आप सोचिए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सीए किया, तब तो एज तो बढ़ता जाएगा। फिर मैंने सोचा ये भी सही बात है, हमको हमारी लाइफ में फाइनल करना है, इस तरफ जाना है, उस तरफ। इस तरफ जाने के लिए मेरे मदर तो पूरा ऑपोजिशन है, घर से बाहर जाओ, जिसको भी कुछ अलग जीवन में जाना है मेरे घर में नहीं रहेंगे, ये उनकी पक्का बात था। आप सोचिए, कोई भी मदर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकती है। ये इतनी पक्की थी, वो कह रही थी किसी को भी अन्य रास्ते पे जाना है, उनको इस घर में नहीं रहना। हाँ, फिर ऐसे ही, वैसे सारे प्यार से गए, सिर्फ मैं ही थोड़ा सा ऐसे बोलती थी, नहीं नहीं मैं नहीं बाबा के घर जाऊंगी, भले सब सेवा करूंगी, सरेंडर नहीं हूँ। ऐसे बाबा ने अपने आप इस 21 डेज पट्टी में मुझे पक्का कर दिया। दूसरा, सेवा का रुचि दिखा दिया। ये दोनों बातों से मैंने बाबा के घर में रहने की फैसला कर दिया। जब अगले साल दोबारा मैं मधुबन आई, 3 महीने सेवा किया, तब हमारी बड़ी दीदी ने भी बात किया था, इनको कहाँ विजिट कर दो। उसी समय दिल्ली से ऑफर था, कोई बहन चाहिए हमको जो अकाउंट्स भी जानती है, थोड़ा सा ऑफिस की सेवाएं करें, ऐसे उनका भी मन था। ये सोचते हुए फिर उन्होंने यही कहा, ठीक है। फिर मुझे पता नहीं, हम 3 कन्याएं मधुबन में सेवा करते थे उस समय अकाउंट्स ऑफिस में। 2 बहनें, रमेश भाई जो बॉम्बे में है, उस अकाउंट्स ऑफिस में गए, मुझे दिल्ली में भेजा। वो भी देखिए कैसे कमाल है, फिर बाबा कैसे प्यार देता है। उस समय मेरा ऐसे ही नहीं हुआ, तीनों दादियां, उस समय बड़ी दादी होती थी, फिर ईशु दादी, मोहिनी बहन, तीनों जब क्लास से आते थे, बहुत हम कन्याओं को प्यार देते थे। एक दिन दादी रोज हमको मिलती थी, कहती थी कन्याएं रोज मेरे पास आओ, हाँ गुड मॉर्निंग करो, ये एक नियम होना चाहिए, रोज आप लोग मिलना चाहिए। हम तीनों बहनों को बोला। हम तो सोचते थे हमको कौन मिलेंगे, हम तो ऐसे ही कन्याएं हैं, रोज थोड़ी हम बड़ी दादी के पास जाके बोलेंगे। नहीं, हम 4 दिन गए, 5वें दिन दादी नहीं दिखे तो हम नहीं जाते थे, दादी दिखे तो हम गुड मॉर्निंग करते। ऐसे ही 2 दिन मिस हो गया। अगले दिन जब दादी देखी तो हमने गुड मॉर्निंग किया, तो दादी ने कहा 2 दिन कन्याएं कहाँ थे। आप सोचिए, दादी को इतना बहनों के ऊपर, कन्याओं के ऊपर ध्यान रख। फिर हमने सोचा वाह भाई, दादी तो हमारे ऊपर इतनी कंसंट्रेशन से ध्यान रखी है। फिर दादी ने कहा, हमने कहा हाँ दादी आप तो बिजी थे इसलिए हम आए नहीं। दादी ने कहा दादी कभी बहनों के लिए बिजी नहीं होती है, इजी होती है। दादी को कन्याएं आके मिले तो अच्छा लगता है। फिर हमने कहा ठीक है। फिर दादी ने एक दिन ईशु दादी के साथ ऐसे ही टहल रही थी, पांडव वन इतना छोटा है, वहां ही टहलते रहे, हम भी गए तो एक दूसरे को तो मिलते ही हैं। ऐसे जब जा रहे थे, दादी ने एक दिन तीनों कन्याओं को बोला, आप तीनों कन्याओं को अभी सेंटर पे जाना है, आप राजी हो।
ये भी तो एक चांस है। फिर बड़ी दादी पूछ रहे, तीनों कन्याएं बहुत बड़े प्यार से, हाँ जी दादी, हाँ जी, हाँ जी। दादी ने इसी में पूरा नहीं किया। दादी ने कहा ठीक है, फिर आप तीनों लिख के देंगे, ईशु को लिख के देना, जो आपकी मन की भावनाएं हैं वो आप लिख के देना। ठीक है, फिर रात को गए सारे कमरे में, फिर दादी को कैसे लिखना है, फिर दादी को लिखा, जो भावा, जो दादी चाहती है किसी को कहाँ भी भेजना है भेज सकती है। हम लिख के, हो सकता है वो जैसे सभी का पत्र होता है ऐसे हम तीनों कन्याओं का पत्र दादी को हमने दिया। फिर उसके बाद किस कहाँ भेजना, सारे आपस में बड़े बात करते रहे। तीन बहनों में किसी को बॉम्बे भेजना, किसी को दिल्ली भेजना है, किसको कहाँ भेजे। आप देखिए मेरा भाग्य कैसे रहा। उसी समय गुलजार दादी भी आई थी वहां। फिर ब्रिजमोहन भाई के साथ मुझे आना हुआ। उनको था उनके ऑफिस के लिए कोई बहन चाहिए, उन्होंने अकाउंट्स ऑफिस में कहा था एक बहन हमको चाहिए। फिर उसके अनुसार गुलजार दादी भी वहां आई थी, नीलू बहन भी वहां आई थी। फिर अकाउंट्स ऑफिस में गोलक भाई है, उन्होंने सोचा तीनों कन्याओं को दादी से मिलाएंगे, गुलजार दादी से। फिर गुलजार दादी के पास ले गए थे। फिर ये सारे बाद में मुझे पता पड़ा, इशारों से बात हो रही थी, तीनों कन्याओं को दादी मिली। फिर दादी ने मुझे फाइनल किया था इस कन्या को दिल्ली भेजना। उन्होंने इशारे से गोलक भाई को बताया वो छोटी कन्या को दिल्ली भेजना। आप सोचिए, हाँ बाबा की फिर सौभाग्यशाली मैं ही हूं ना, भाग्यशाली वो भी दादी की सिलेक्शन से। हाँ? मैं दिल्ली आना हूं। ऐसे कहां से कहां बाबा ने मुझे पहुंचा दिया। ऐसे क्यों, एक एक सरेंडर बुद्धि मेरी था, केवल एक बात, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, फिर बड़ों का बात मानना। इस कारण से माता जी की बात मानी, फिर बट्टी किया, फिर बाबा ने अपना बना दिया, फिर ऐसे ही बड़ों के साथ पेश किया। और मन के अंदर एक इच्छा थी मेरा, मुझे घर के नजदीक नहीं रहना, क्योंकि घर से बहुत आकर्षण था मुझे, बहुत घर परिवार से अटैचमेंट रहा। इस कारण से मैं सोचती थी मैं इनके बिना, इनको घड़ी घड़ी में देखती रहूं तो मैं नहीं रह पाऊंगी, इसलिए बाबा मुझे दूर भेज दो। इसलिए बाबा ने वो इच्छा भी मेरा पूरा किया, एकदम मुझे दूर भेज दिया। फिर अंतिम दिन वहां जब हम 3 महीने सेवा के लिए रहे थे, फिर हमारा तो फाइनल था, एक बहन को बॉम्बे जाना है, 2 बहनों को बॉम्बे जाना है, एक बहन को दिल्ली जाना है। बट कौन कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं, सिर्फ हमको यही कहा गया था आप तीनों को इस दिन जाना है। तैयारी तो था ही, कहाँ जाना पता नहीं। 1 हफ्ते पहले पता पड़ा मुझे दिल्ली जाना है, वो दोनों बहनों को बॉम्बे जाना है। ऐसे बाबा ने अपने बच्चों को सेलेक्ट करके, अपने काबिलियत को देख करके, फिर हर चीज जैसे किसको सेट करना है वैसे ही सेट करें। जब फाइनल हो गया, कई लोग मधुबन में, फिर रिश्तेदार, मैसूर वाले सारे मुझे बोलते थे नहीं 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 दिल्ली नहीं जाना, बहुत मुश्किल है, आपको एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जाना। बट मेरे मन में था, इतनी ऑफिसेस में कई लोगों के साथ डीलिंग है, ऑफिसेस में काम करते इतने सारे लोगों से डीलिंग है, इतने लोग जो पंगा मेरे से लेते उससे भी ज्यादा कोई सेंटर में होता है क्या? मैं भी तो देखूं कैसे होता है। हाँ, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कितने ऑफिस में माना प्रोजेक्ट लेने के लिए, क्या फाइल्स डील करने के लिए अन्य आत्माओं के साथ डील करती, तो मैं सोचती थी इससे भी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता सेंटर में। इसलिए मुझे कोई ये नहीं है, किसी के साथ एडजस्ट होना मुश्किल तो नहीं है, ये मन में घड़ी घड़ी हाँ बार बार आती थी, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं होगा। ये सोच के भले कोई भी कुछ भी कहे, मैंने कहा मेरा भी एक चैलेंज है, मैं दिल्ली में देखूंगी कैसे। सारे मुझे बोलते थे कर्नाटक वाले बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, दिल्ली में नहीं रह सकते।
बट बाबा ने हर स्टेप में, कदम कदम में मुझे बहुत मदद किया। इतना ही नहीं, बड़ों का प्यार मुझे बहुत मिला। जैसे पांडवों नाई, हाँ, बाबा ने भी बहुत कमाल किया, बहुत। जैसे मैं धारणा की बात कह रही थी, एक बार ऑफिस से मुझे ऐसे स्थान पे जाना हुआ जहाँ प्रोजेक्ट में बोल रही थी ना, हर बार धारणा की बाबा से संकल्प करती, मेरा धारणा टूट जाता था। एक बार क्या हुआ, मैंने दृढ़ निश्चय किया कुछ भी हो जाए आज से मुझे धारणा फॉलो करना है। एक बार क्या हुआ, उसी दिन संडे का दिन था, मेरे बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए बुला लिया। कोई बड़ा फाइल है, फाइनल करना है, कोई बिजनेसमैन के साथ हमारा डीलिंग थी। हम तीनों बैठे थे, संडे है, जब एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया, नेचुरल वो काम करने के बाद आपको पार्टी के लिए ले जाएंगे। फिर काम पूरा हो गया, बोला चलो रेस्टोरेंट जाएंगे। अरे बॉस को मैं कैसे बताऊं मैं नहीं खाती। ऐसे ही बाबा को बड़ी प्यार से याद करते करते डरती हुई फिर मैंने उनको कुछ बोल नहीं पाई, मैं चली गई रेस्टोरेंट। देखिए उस दिन संडे बहुत फेमस रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि जहाँ फेमस रेस्टोरेंट होता है वो बड़ी जल्दी वहां सारा खत्म। संडे, संडे के कारण बहुत जल्दी खत्म हो गया था, हम उसी में गए। वो लोग ने बोला नीचे नहीं है, ऊपर की फ्लोर में जाना। फर्स्ट फ्लोर में गए, उनके पास केवल 4 प्लेट्स, 4 ही प्लेट था। माना उनका जो हमने ऑर्डर किया वो केवल 4, हम 4 थे, फिर सभी को सर्व किया। कैसे बाबा मदद करता है, वंडर की बात है। फिर उसमें क्या हुआ, मैंने बाबा को याद करके, बाबा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे सामने प्लेट भी आ गया, मुझे खाना ही है, ऐसे करके मैंने ऐसे चम्मच से ऐसे काटा तो इतना लंबा भाल था। मैंने ऐसे ऐसे खींचा तो मेरे बॉस बोलते, मैडम वो उसको छोड़ दो, छोड़ दो, लीव इट, आपको नया मंगवाएंगे। फिर नया ऑर्डर दिया तो था ही नहीं, रेस्टोरेंट क्लोजिंग टाइम है, बिल्कुल है ही नहीं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम कंफर्टेबल विथ कूल ड्रिंक्स, हाँ कोई भी कूल ड्रिंक्स ले लेंगे, मैं उसमें बहुत कंफर्ट हूँ। फिर सर ने बोला मैडम आपको तो, आपने इतना देर तक बैठे हो, आपने कुछ खाया नहीं। कोई नहीं सर, मैं बहुत कंफर्ट हूँ, कूल ड्रिंक्स मंगा दीजिए। बस कूल ड्रिंक्स पिया, उस समय तो पीते थे। देखो बाबा कैसे मदद करते हैं। फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया केवल धारणा के कारण मैं इस ऑफिस में उस ऑफिस में धक्का खाऊं। फिर ऑफिस भी मैंने रिजाइन कर दिया था। ऐसे बाबा हर स्टेप में मदद कर। यहाँ आई, मुझे रोज दिल्ली आए तो आपको पता है कर्नाटक का खाना पीना, फिर दिल्ली का खाना पीना कैसे होता है, वैसे यहाँ आए तो हर चीज डिफरेंट, हर चीज अलग, बट सभी बहुत प्यार से मुझे मदद करते, जो चाहिए खा सकती थे, ऐसे कोई बात नहीं। और प्यार भी सबसे बहुत मिला, क्योंकि हमारे ऑफिस में, प्योरिटी ऑफिस में मेरे पहले 2 बहनें आए थे, एडजस्ट नहीं हो पाए, फिर वो चले गए थे, फिर मैं तीसरी नंबर की बहन थी, इसलिए भाई साहब भी बहुत प्यार से सोचते थे ये भी एडजस्ट नहीं होंगे तो हमको मुश्किल है, बहुत प्यार देते थे, कभी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। कभी आशा दीदी भी थोड़ा सा मैं ज्यादा काम के कारण बोलती थी ये करो वो करो वो करो, भाई सब बोलते थे नहीं नहीं उनको नहीं बोलना, जितना हो सके वो करेगी, नहीं है तो मना। ऐसे प्यार प्यार से सभी कहते हैं दिल्ली की वेदर सूट नहीं करता, मेरे लिए सारे उल्टा था, मेरे लिए हर चीज सूट कर लिया। आप सोचिए हर तीसरे दिन मुझे सिर दर्दी बहुत आता, सिर दर्द बहुत होता था, सिर दर्द आए तो मुझे जरूर टैबलेट खाना ही है। मैं बाबा के घर आके ऑपोजिट, मुझे कभी सिर दर्द ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होता रहा, मैं खुद हैरान। मैं कभी कभी बाबा को बोलती, बाबा आप ना, आपका काम कराने के लिए आप भी बहुत सेल्फिश हो, आप भी बहुत स्वार्थी हो, आपका काम कराने के लिए हमारा शरीर भी ठीक कर देते हो, वंडर है। हाँ? कितने काम करते थे, ऑफिस का काम, सेवाएं बहुत होती थी उस समय, केवल भाई साहब करते थे, उनके साथ मैं। आप सोचिए भाई 23 साल के पहले की बात, कितने काम कोई होते नहीं थे, और कंप्यूटर इतना बढ़िया कंप्यूटर ऐसे भी नहीं था, जो है उसके साथ हमको एडजस्ट होना पड़ता। उसके साथ साथ दादी भी बहुत यंग थी, गुलजार दादी,
गुलजार दादी से भी मुझे बहुत प्यार मिला। उसी समय गुलजार दादी, हमारे पांडव भवन में मेरा नाम भी सविता है, दूसरे भी बहन एक है उनका नाम भी सविता है। वो सविता थी, फिर मुझे सारे क्या बोलते थे, ऑफिस वाली सविता, ऑफिस वाली सविता बोलते थे। कभी कभी दादी 9 बजे हम सभी के साथ मिलती थी, क्लास कराती थी। फिर मैं थोड़ी लेट, क्योंकि भाई सब दीदी कुछ कुछ सेवा बता रहे हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ, वहां ऊपर बुला रहे क्लास के लिए। फिर मैं लास्ट में बोल के चली जाती थी। तब दादी पूछती थी कौन नहीं आए। मैं एक दिन एंट्री किया, तब बोल रहे थे ऑफिस वाली सविता नहीं आई। दादी उस समय बोली, ये शब्द हम ब्राह्मणों को शोभता नहीं। ऑफिस वाली सविता, ये कौन सी भाषा, ये जजता नहीं। तब से दादी ने कहा, दादी 2 सविता है, फिर क्या बुलाए उनको। फिर दादी ने मुझे कहा, ये छोटी सविता। तब से लेके पांडवों में आज तक मुझे छोटी सविता ही बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ी सविता पहले आई थी, मैं बाद में गई, मुझे छोटी सविता बोलते रहे। ऐसे बड़ों का भी मुझे बहुत पालना मिला, फिर इतना ही नहीं, प्यार भी मिला। आज तक मुझे बहुत प्यार मिलता है। आज भी नीलू बहन भी बहुत प्यार से बात करती है, प्यार से। पता नहीं, वही मैं कहती हूँ ना, बाबा को जो काम कराना होता है तो हमसे बहुत कुछ प्यार भी देते हैं, सब कुछ। ऐसे ही बाबा के साथ मेरा हर संबंध में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, हर एक का होता है मैं मानती हूँ, बट फिर भी एक बार ऐसा हुआ मुझे 5-6 साल के पहले, 6 साल के पहले बहुत लगातार खांसी आती थी। इतनी खांसी आती थी, भट्टी भट्टी था एक बार मधुबन में, मैं भट्टी में, हर बार भट्टी में मैं जब भी मधुबन जाती हूँ एकदम मैं फ्रंट सीट पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही बैठने का। भट्टी में पूरा अटेंटिव, जैसे स्टूडेंट अटेंड करते हैं वैसे करती। बट उस समय सारे बोलते थे आप बहुत कांसते हो, बहुत कांसते हो, दूर बैठो। फिर मैं सेंटर में भी रोज, कभी कभी हमारा मुरली क्लास होती है शाम के टाइम पे, तभी भी सारे स्टूडेंट्स बोलते थे दीदी आप की खांसी है छोड़ दो ना आप। फिर मैंने बाबा को कहा, ये जीवन एक मुरली भी नहीं सुना सकती हूँ, जीवन तो आपको दिया, फिर इतनी काशी है, काशी का कारण क्या है पता नहीं। हर तरह का टेस्ट कराई थी, हर तरह का टेस्ट कराई, हर चीज में एक्यूरेट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी काशी क्यों बंद नहीं होती है पता नहीं। एक्सरे कराया, बलगम टेस्ट कराया था, हर तरह का पूरा किया, सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, कोई भी डॉक्टर ने आपको ये प्रॉब्लम है नहीं बताया। फिर मैंने मधुबन में जब भट्टी में थी, फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा ये 2 दिन और बाकी है, 3 दिन था, हाँ 3 दिन बाकी है, अभी आप ही मुझे इलाज बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे पता तो हो, किस लिए काश। फिर मैं बाबा के कमरे में बैठ के बहुत रूरोगान कर रही थी, बाबा आपके सामने चैलेंज है, 3 दिन में मुझे पता हो जाए ये किस लिए मेरा खांसी नहीं रुकता। फिर बाबा, मैं 10 दिन के अंदर, हाँ बाबा के ऐसे योग करूंगी, मुझे कुछ ना कुछ टच जरूर होगा। फिर ऐसे ही अगले दिन अमृत वेले मैं बाबा के पास बैठी थी, मुझे अचानक एक जस्ट ए थॉट आया, आप थायराइड टेस्ट करा। सुना, थायराइड तो सिंपल टेस्ट है, बट किसी ने भी मुझे नहीं बताया था आप थायराइड टेस्ट कराओ, ना मैंने कराया था कभी। के लिए थायराइड के लिए क्या लिंक है, कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया था। फिर अगले दिन मैं गई, फिर ये तो बाबा की टचिंग है, फिर मैंने थायराइड टेस्ट मधुबन में ही कराया, बहुत हैवी थायराइड थी मुझे, इस कारण से मुझे खांसी था। फिर उन्होंने थायराइड की गोली शुरू की, छोटी सी एक गोली। मैंने कहा बाबा ये थायराइड से ही मुझे ये खांसी है, तो मुझे 10 दिन के अंदर रिजल्ट पता होना चाहिए। बाबा के सामने मैंने चैलेंज किया, मुझे 5th डे बिल्कुल 0 नील। इसका मतलब क्या है, बाबा रूहानी सर्जन कैसे हमारे बुद्धि को टच करता है, ये वंडर थी मेरी लाइफ में। हाँ 3 साल से मैं सफर करती थी, जैसे दिसंबर, हाँ नवंबर शुरू हुआ मेरा खांसी स्टार्ट, अप्रैल मई तक
खांसी चलती थी। 2 साल सफर किया। तीसरे साल जब भट्टी में भी, भट्टी में बाबा के सामने मैंने कहा, फिर बाबा ने उसमें मैंने थायराइड की गोली शुरू किया। कोई नहीं कहते आपको खांसी थायराइड से है, कोई नहीं कहेंगे। वो तो अभी भी बाबा ने टेस्ट कराया, थायराइड तो ज्यादा है मानते हैं, बट खांसी इसके कारण कोई नहीं। फिर मैंने केवल थायराइड की गोली खाना शुरू की। 5वां दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद मुझे कभी ऐसे खांसी नहीं हुई। वंडर है ना ये, कैसे बाबा टच कराते। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स बाबा ने मेरे द्वारा कराए। दीदी भाई सब भी बहुत मुझे आगे रखते थे सेवाओं में। कभी भाई साहब, दीदी जब से, हाँ आशा दीदी जब से वहां से चली गई, कई बातों के लिए मुझे ऑफिस में जाना होता है, मिनिस्ट्री में जाना होता है। कई मिनिस्ट्रीज में मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। कैसे कैसे बाबा हम लोग बैठते ही सेवा करा लेते, इंतजार भी करने नहीं देंगे, ऐसे ऐसे बाबा हमारे साथ करते हैं। ये तो किसका कमाल है, बाबा के सिलेक्शन है इस आत्मा का। वही कहते हैं ना, कर्म करावन हार बाबा कहीं भी हमको सेट करते थे। केवल हमको एक होना चाहिए, सरेंडर बुद्धि। कहते हैं ना, सर को अंडर, बाबा को आपने बना दिया, अपना बना दिया, तो धन मन धन बुद्धि संबंध सब उनके लिए छोड़ दो, वो डिसाइड करेगा ना। बीच बीच में हम अपना बुद्धि डालते हैं तो गड़बड़ हो जाती। ऐसे हर स्टेप में, हर कदम में बाबा के साथ के अनुभव बहुत है। सभी का होता है, फिर भी ऐसे ही यहाँ दोबारा एक बार क्या हुआ, अभी रिसेंटली 7-8 साल के पहले बहुत बड़ी, सभी का 20 साल वर्षों से ऊपर जो है, सभी को बाबा के घर मधुबन यज्ञ से समर्पण समारोह, समर्पण नहीं, सम्मान समारोह। फिर मेरा भी नंबर था उसमें, मुझे भी जाना था। बट उसी 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी एक यज्ञ के लिए कारोबार रहा, उसमें दिल्ली से ही काम करना था, इस कारण से मुझे नहीं भेजा। फिर ब्रिजमोहन भाई ने कहा ठीक है अभी नहीं जाना, काम बहुत है, आपको ही करना पड़ेगा, कोई थे नहीं ऑफिस में, इसलिए सम्मान समारोह के दिन आपको भेज देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सेवा तो है। फिर अगले दिन भी काम नहीं हुआ। रोज मैं सुबह राजधानी में टिकट कराती थी, शाम को कैंसिल करती थी। 3 दिन लगातार ऐसे किया। चौथा दिन मेरा सम्मान समारोह के दिन है, तब भी मैंने आशा दीदी से पूछा, दीदी क्या करूं। दीदी कहती है देखो अभी तक काम नहीं किया, ब्रिजमोहन भाई को भी बुलाया है मधुबन में, वो खुद गए नहीं, तो आपका क्या है। फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है। फिर बोला भाई सब जाएंगे एक दिन, उसी दिन जाके उसी दिन आएंगे फ्लाइट में, फिर आपको उनके साथ भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उस दिन भी हमारे काम पूरा नहीं हुआ, भाई सब भी नहीं गए ना, मैं गई। उस दिन आप सोचिए भाई साहब की उम्र के हिसाब से 7-8 साल के पहले की बात आप सोचिए, उन्होंने सुबह 8 बजे ऑफिस में आए, रात को जब सम्मान समारोह हो रहे थे, रात को 8 बजे तक उन्होंने ऑफिस में बैठ के काम किया, खुद बैठे हैं। मैं फिर भी भोजन के लिए थोड़ा ऊपर नीचे जाके आई, वो खुद ऑफिस में सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक बैठे। उनको देख के हमको कैसे लगता है, हमको भी तो प्रेरणा आती है ना, उनसे हम आधा भी नहीं, आधे से भी कम, हम कितना काम करना चाहिए। ऐसे बाबा ने मुझे बहुत मदद किया, बड़ों की पालना रखी, फिर मैं भी उनके साथ रही। फिर उसके मिरेकल सुनना क्या हुआ। फिर उसके बाद जब सम्मान समारोह में गई नहीं, फिर दादी वापस आई, गुलजार दादी वापस आई थी, नीलू बहन भी आई थी। फिर मैंने नीलू बहन को कहा, नहीं वहां मैंने फोन किया, मैंने सम्मान समारोह में तो नहीं आई। आशा दीदी को बोला दीदी मेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैज है, मेरा वो सम्मान है, वो तो मुझे दिला देना। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप यज्ञ की सेवा के लिए आए नहीं हो, आपको मुन्नी बहन से लेके दे देंगे। फिर लेके तो आई थी, फिर उसको ऐसे ही मैं पहन लूं। मैंने सोचा दादी घर में है, फिर नीलू बहन से रिक्वेस्ट किया, नीलू बहन दादी से ये पहनवा देना। नीलू बहन ने बहुत सम्मान से, जरूर पहनाएंगे आपको, क्यों नहीं। दादी उस दिन नॉर्मल ड्रेस में थी, घर में है तो गाउन में रहती है।
कौन नहीं थी? आप सोचिए, जब नीलू बहन ने कहा दादी छोटी सविता को आज बैज पहनाना है, दादी कहती है नहीं, मैं तो मेरा ऑफिशियल ड्रेस पहनना है। आप सोचो कैसे दादी को प्रेरणा आई। केवल मैं छोटी सी कन्या, मैं छोटी सी बहन हूँ दादी के साथ, मैं कुछ भी नहीं उनके साथ। नहीं, दादी पूरा ऑफिशियली तैयार हो गई, साड़ी पहन ली, फिर कहा आपको जरूर पहनाएंगे। फिर बड़े प्यार से मुझे साथ बिठा के पहनाने लगी, तो वो ठीक दिख नहीं रहे थे, पहना नहीं पा रही थी। नीलू बहन ने कहा मैं मदद करूं दादी? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद पहनाऊं। आप सोचिए। फिर मैंने कहा नीलू बहन फोटो खींचे? हाँ जरूर खींचो। ऐसे बहुत प्यार से दादी ऑफिशियली जिस किसी को भी नहीं हुआ सम्मान समारोह में अपना अपना बैज दे दिया, किसी को पहनाया थोड़ी था। मुझे दादी ने सम्मान में जिसको जितना नहीं हुआ, इतना मेरा सम्मान दादी ने मुझे किया। ये सारा भाग्य की बात है। इतना ही नहीं, जब हम स्वयं मन से बाबा के लिए सरेंडर हो जाते हैं, बाबा भी अपना काम किसी किसी के द्वारा अपने लिए कराएंगे। ऐसे बहुत सारे सभी के पास होगा, है ना, सबके पास है। बट मैं ये कहती हूँ रोज हमारी ब्राह्मण जीवन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर दिन, क्योंकि बाबा कहते हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छा है, तो खुशी भी कभी कभी गुम क्यों होता है? अपने आप को चेक करके रोज हमको नशा अपने आप को चढ़ाना चाहिए। रोज हमारे ब्राह्मण जीवन में एक दिन से एक दिन आगे बढ़ते जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ टाइम हो रहा है, इसलिए मैं सभी से छुट्टी लूंगी। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, ये सभी की प्रेरणा है। क्यों कभी भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसे सब हर एक आत्मा अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। केवल बाबा को हमको यूज करना चाहिए। बाबा को कैसे हम यूज करें, ये जरूरत है। बस केवल बुद्धि से, मन से, तन से, धन से, संबंध से बाबा को सरेंडर हो जाओ, बाबा अपने आप सब कुछ करेगा, है ना। इसी से प्रेरणा लेते हैं ना, हम एक दूसरे का अनुभव सुन के प्रेरणा लेते हैं। इसलिए आज बहुत अच्छा चांस सुनीता बहन ने मुझे दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स सुनीता बहन, मुझे याद किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम मुरली भी शुरू करेंगे ने। ओम शांति। हाँ सविता बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और सविता बहन की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। सविता बहन हमारी तीज करो, ऐसे डांस करो, एंगल फोटो खींची थी विनायक की मैं, खींचिक 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 खींचिक। अनाया डांस कर रही है, भाग रही है, चिढ़ा रही है, जैसे ये मेरे को चिढ़ाती है। अनाया बैकबोर्ड देखो, सूटकेस जाओ, सूटकेस को उठाओ, सूटकेस को। अनाया कहाँ जा रही है? अनाया जिप खोल रही है, वीडियो बना रही हूँ मैं इसका। क्या सूटकेस बंद हो गई अनाया का? अनाया कहाँ चढ़ रही है सूटकेस? अच्छा यहाँ पे बैठी। वेरी गुड वेरी गुड।